नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का हमारे चैनल पर फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, हम लोग जो एसएससी एमटीएस 2024 के तैयारी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का लगातार एनालिसिस कर रहे हैं, उसी क्रम में आज आप लोगों के लिए 12/9/2023 का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन लेकर आया हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है दोस्तों कि मैं हर एक सेट में जीके जीएस एवं करेंट का डिस्क्रिप्शन तो करता ही हूँ, साथ में करेंट का न्यू अपडेट देता हूँ। इसलिए आप लोग हमारे चैनल पर बने रहें, लाइक एवं सब्सक्राइब कर दें। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सन 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा कौन सा ध्वज अपनाया गया था? तो दोस्तों 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा आधिकारिक रूप से एक ध्वज अपनाया गया। उसे खादी के द्वारा निर्मित किया गया था एवं चरखा के जगह पे तिरंगा ध्वज था। अभी वर्तमान में भारतीय ध्वज का स्वरूप 22 जुलाई 1947 को भारत के संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। दोस्तों, वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज के लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। इसमें नीला चक्र है जिसमें 24 तिलियां होती है। भारतीय झंडा गीत श्यामलाल गुप्त पार्षद जी के द्वारा लिखा गया है, इसको भी याद रखिएगा। दोस्तों, भारतीय झंडे का डिजाइन करता पिंगली बकैया जी है, जबकि भारत के बाहर सबसे पहले झंडा फहराने का कार्य मैडम भिखाजी कामा के द्वारा 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ड शहर में किया गया। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि जो क्वेश्चन में दिया गया है 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, वो किस शहर में कहाँ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब किसी अर्थव्यवस्था की सीमा पार आर्थिक गतिविधि और मूल्यह्रास पर विचार किया जाता है तो समग्र आकलन को डैश के रूप में जाना जाता है। सीमा पार जो आर्थिक गतिविधि होती है और मूल्यह्रास होता है, उस आकलन को जब निकालते हैं तो उसको जीएनपी बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बहुत बार फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है इकोनॉमिक्स में बहुत सारा का, इसलिए इसको याद रखिएगा। एनएनपी मतलब होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट, जीडीपी मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जबकि पीसीआई मतलब होता है पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। ये दोस्तों इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए याद रखिएगा कि अर्थशास्त्र का पिता एडम स्मिथ को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पथ या सड़क विक्रेताओं जो रोड के किनारे छोटे मोटे दुकान लगाते हैं और ठेला लगाते हैं, उनके लिए वित्तीय समावेशन के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई योजना का नाम क्या है, जिसका वर्षगांठ अभी 9 जुलाई से 31 जुलाई 2022 तक आयोजित किया गया था। तो दोस्तों, कोरोना काल में सभी का आर्थिक स्थिति टूट गया था। इसमें क्या हुआ था, जो रेहड़ी पटरी लगाते थे, सड़क के किनारे छोटे मोटे दुकान लगाते थे, ऐसे लोगों की आर्थिक स्थिति और भी खराब हो गई। इसके लिए 2020 में पीएम स्वनिधि योजना स्टार्ट किया गया था। इसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना। इसके तहत इन लोगों के मुखिया को 10,000 रुपये का आर्थिक मदद किया गया ताकि ये फिर से उठ के खड़े हो जाएं और अपना रोजी रोजगार चला सकें। बहुत ही सस्ते ब्याज दर पे दोस्तों, फ्री नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय खेल किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय खेल 29 अगस्त को मनाया जाता है। किनके सम्मान में? तो मेजर ध्यानचंद के सम्मान में, क्योंकि उनका जन्म ही 29 अगस्त 1905 को हुआ था। इनके अगुवाई में दोस्तों भारत 1928 का, 1932 का एवं 1936 का ओलंपिक में हॉकी का गोल्ड मेडल जीत के लेकर आया था। और इन्हें भारत में जो है हॉकी का जादूगर के नाम से जानते हैं। दोस्तों, राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में नामित पहला बार 29 अगस्त को 2012 में किया गया था। 2012 में बोला गया था कि 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाएगा, जबकि 14 नवंबर को
विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तमिलनाडु के डैश ने कौन व्यक्ति हैं जो मार्च 2023 में दूसरी AFI राष्ट्रीय कूद प्रतियोगिता में पुरुषों की लंबी कूद में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाए। राष्ट्रीय कूद प्रतियोगिता हुई थी मार्च 2023 में, उसमें तमिलनाडु के जेस्विन एल्ड्रिन ने लंबी कूद में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाए। अभी राष्ट्रीय खेल भी भारत में 37वां राष्ट्रीय खेल हुआ दोस्तों, इसको भी याद रखिएगा। करेंट में कहाँ हुआ दोस्तों? तो गोवा में हुआ। इसका शुभांकर क्या था दोस्तों? मोगा था। और इसमें फर्स्ट पोजीशन पे महाराष्ट्र रहा MH, और बिहार का स्थान दोस्तों इसमें 30वां रहा। इसको भी याद रखिएगा। इस 37वां राष्ट्रीय खेल में 38वां और 39वां का अनाउंसमेंट हो चुका है दोस्तों, याद रखिएगा। 38वां उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेल होगा, जबकि 39वां राष्ट्रीय खेल मेघालय में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीति आयोग की पहली बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 रिपोर्ट के अनुसार भारत में कौन सा राज्य चौथे स्थान पर है? तो दोस्तों नीति आयोग के द्वारा पहला बार बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 निकाला गया। इसमें भारत में कौन स्टेट की स्थिति गरीबी में क्या है, स्वास्थ्य में क्या है, ये सब प्रदर्शित किया गया। तो सबसे कम भारत में गरीब केरल है। गरीब तो सब है दोस्तों, लेकिन सबसे कम गरीब भारत में केरल रहा, और चौथा पोजीशन पर मध्य प्रदेश रहा है। चौथा पूछा, क्वेश्चन अधूरा है दोस्तों, पूछना चाहिए था कि गरीबी के अनुसार या फिर ऐसे करके क्वेश्चन देना चाहिए था, तब होता। इसलिए याद रखिएगा कि ये गरीबी के अनुसार चौथा पोजीशन पर है। सबसे कम गरीब केरल है, जबकि गरीबी से तेजी से निकलने का कार्य बिहार एवं यूपी के द्वारा किया गया है। इसको भी याद रखिएगा। नीति आयोग निकालता है, ये मतलब सूचकांक निकाला, इसलिए नीति आयोग का थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। नीति आयोग क्या है दोस्तों? तो नीति आयोग को योजना आयोग के स्थान पे लाया गया। इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसकी स्थापना 1 जनवरी, बहुत बार पूछता है दोस्तों, याद रखेंगे, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी होते हैं, जो कि अभी वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पहले प्रधानमंत्री कौन हैं? अब इसके लिए थोड़ा सा पिछला सेट की ओर हम लोग याद करें। जो मेरे पिछले दोस्त हैं, पिछले सेट को देखे हैं, उनको पता होगा कि भारत में 25 अक्टूबर 1951 से लेकर 21 फरवरी 1952 तक आम चुनाव, भारत का पहला आम चुनाव हुआ था इस डेट में, जो कि टोटल 489 सीट के लिए चुनाव हुआ था। और इसी के तहत जवाहरलाल नेहरू को भारत का पहला प्रधानमंत्री बनाया गया था। अभी वर्तमान में कोई पूछे कि किस लोकसभा का गठन हुआ है, तो 18वीं लोकसभा का गठन हुआ है, जिसके कि लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी हैं, एवं प्रधानमंत्री इसके तहत नरेंद्र मोदी को बनाया गया है 18वीं लोकसभा के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा जोड़ा 2 अदिश राशियों को दर्शाता है? कौन जोड़ा इसमें से है 2 अदिश राशि को बताता है? तो दोस्तों भौतिक राशि होती है एक सदिश और एक होती है अदिश। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। सा मतलब साथ, दिश मतलब दिशा, यानी कि जिस भौतिक राशि में परिमाण के साथ दिशा होती है उसे सदिश राशि कहते हैं। जबकि अ मतलब 90% होता है न, मतलब न दिश मतलब दिशा, यानी जिस भौतिक राशि में दिशा नहीं हो, केवल परिमाण हो, उसे अदिश राशि कहते हैं। तो इसमें दोस्तों दूरी और चाल 2 अदिश राशियों का युग्म है। बाकी देखिए, बल सदिश है, विद्युत क्षेत्र अदिश है, त्वरण सदिश है, रेखीय संवेग अदिश है, और ये कोणीय वेग सदिश है, जब कोणीय संवेग सदिश है, जबकि कोणीय वेग अदिश है। तो इसलिए मिला के याद रखिएगा, जो फिजिक्स पढ़े होंगे गौर से तब पता चलेगा, लेकिन यहाँ के लिए तो अभी मोटा मोटी ये याद रखिए कि दूरी और चाल अदिश राशि का युग्म है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टैचू ऑफ यूनिटी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में है। गुजरात में केवड़िया शहर में है, नर्मदा नदी के किनारे है, साधु बेट द्वीप पर है और इसकी ऊंचाई 182 मीटर है। तो सभी बता दिया हूँ दोस्तों। कोई भी क्वेश्चन पूछेगा किस नदी के किनारे, किस द्वीप पे, किस शहर में। एक और याद रखिएगा, इसके वास्तुकार, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के वास्तुकार कौन है? तो राम वी सुतार जी। इसका उद्घाटन दोस्तों 31 अक्टूबर 2018 को किया गया। आप लोग ये कमेंट करके बताइएगा 31 अक्टूबर को किस दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। अच्छा, स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में बनाया गया है। इन्हें भारत का बिस्मार्क कहते हैं और भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है। ये 550 से ऊपर करीब 562 देशी रियासतों को मिलाने का कार्य किए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसलिए एकता की मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी उनके याद में बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंग्स ऑफ फायर माने अग्नि के पंख या अग्नि के डायना भारत के किस पूर्व राष्ट्रपति की आत्मकथा है? तो दोस्तों हम सभी के प्यारे एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं, जिन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ये इन्हीं के आत्मकथा का नाम है विंग्स ऑफ फायर। एपीजे अब्दुल कलाम, फुल फॉर्म भी याद रखिएगा अगर याद रहेगा तो, अबुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम इनका पूरा नाम था, जो भारत के 2002 से लेके 2007 तक भारत के 11वां राष्ट्रपति रहे थे दोस्तों। इनके जयंती पर राष्ट्रीय नवाचार दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन से संबंधित है? तो 7वीं अनुसूची है, जो संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन से संबंधित है। सभी भारतीय संविधान में कुछ न कुछ महत्व रखते हैं दोस्तों। दूसरी में नागरिकता का वर्णन है दोस्तों, जो 5 से लेकर 11 अनुच्छेद है। 5वीं का दोस्तों संघ के बारे में बताता है, जो 52 से लेकर 151 तक वर्णित है। तो इस तरह से याद रखें। 9वीं में पंचायती राज के बारे में बताया गया है ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के निम्नलिखित पार्श्व गायकों में किसे 2009 में पद्मश्री और 2016 में पद्म भूषण प्राप्त हुआ है? तो उदित नारायण झा जी को, जिनको उदित नारायण सभी पहचानते होंगे, बाकी तो सभी फेमस सिंगर हैं, कुमार सानू, सोनू निगम, अभिजीत भट्टाचार्य जी। अभी पद्मश्री और पद्म विभूषण अवार्ड कितने व्यक्तियों को दिया गया है, ये सब सभी मैं पिछला वीडियो में करवा दिया हूँ, जाके सुन लीजिएगा, डिटेल में है, और सेट भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतमाला राजस्थान राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों अरावली पर्वतमाला जो है वो राजस्थान राज्य से संबंधित है। बहुत बार एग्जाम में पूछता है कि अरावली पर्वतमाला भारत के किस हिस्से में विराजमान है? तो उत्तर पश्चिम हिस्से में। अरावली का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों चोटियों की रेखा। जैसे आप लोग रटे होंगे कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है, उसी तरह अरावली मतलब होता है चोटियों की रेखा। बहुत बार छाटने के लिए एग्जाम में आता है कि अरावली पर्वत श्रृंखला इनमें से किस राज्य में नहीं है? तो दोस्तों हरियाणा से शुरू होती है, राजस्थान में जाती है और गुजरात में ख़त्म हो जाती है। एक ऑप्शन मान लिया और दे देगा कि कर्नाटक। अब पूछ देगा कि इनमें से किस राज्य में अरावली पर्वतमाला नहीं है? तो कर्नाटक में नहीं होगी, बाकी ये तीनों में तो है ही, तो इसको याद रखिएगा। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू राजस्थान में गुरु शिखर नाम है उसका, गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई दोस्तों 1722 मीटर है। इसको याद रखिएगा। और भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला भी अरावली पर्वतमाला ही है, इसको भी याद रखिएगा। सतपुड़ा और विंध्य पर्वतमाला मध्य प्रदेश में है दोस्तों, तो इसको याद रखिएगा। और सबसे नया पर्वत हिमालय पर्वत भी नया पर्वत के अंतर्गत आता है।
निम्नलिखित में से रिवॉल्यूशन 2020 पुस्तक के लेखक कौन है? तो चेतन भगत जी हैं। चेतन भगत के बहुत सारे बुक फेमस हैं, जैसे वन अरेंज्ड मर्डर, गर्ल इन रूम नंबर 105, ऐसा कर करके बहुत सारा बुक, इनके बुक पे बहुत सारा पिक्चर भी बन चुका है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या प्रायोज्य आय है? प्रायोज्य आय उसे कहते हैं दोस्तों जब कोई परिवार के द्वारा जितना इनकम कमाया जाता है और टैक्स वगैरह भर के जो इनकम बचता है उसी को प्रायोज्य आय कहते हैं। वही कहता है कर और अन्य कटौतियों के बाद व्यक्तियों और परिवारों के द्वारा जो अर्जित आय होती है उसी को डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिभाषा ही पूछ लिया जाता है बहुत बार एग्जाम में। फीफा अंडर 19 महिला विश्व कप 2022 में कितने देशों ने भाग लिया? तो दोस्तों टोटल 16 देशों ने भाग लिया। फीफा का फुल फॉर्म होता है दोस्तों फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1904 में हुई थी। फीफा से रिलेटेड याद रखिएगा कि फीफा का महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 हुआ, जो इसमें विजेता स्पेन रहा और उप विजेता जिसको बोलते हैं वो इंग्लैंड है। फीफा का एक और याद रखिएगा कि फीफा अंडर 19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप एक 2024 में हुआ, जिसका विजेता भारत रहा और उप विजेता बांग्लादेश रहा, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में शीत ऋतु के दौरान वर्षा होती है? तो दोस्तों मेरे जो पिछले व्यूअर दोस्त लोग हैं उनको पता होगा, मैं करवा दिया हूँ। शीत ऋतु में यानी कि ठंडा में, मैं ऐसा बोला हूँ दूसरा सेट में कि ठंडे के जाड़े के दिनों में वर्षा कहाँ होती है, तो वही हुआ दोस्तों, शीत ऋतु या जाड़े में वर्षा तमिलनाडु में होती है। अभी तो वर्षा की बात करें तो सबसे पहले एक फिगर से समझते हैं। भारत का ये प्रायद्वीपीय भारत का फोटो बनाया हूँ दोस्तों यहाँ पे, जिसके नीचे में हिंद महासागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है और इधर अरब सागर है। तो भारत में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, और दक्षिण पश्चिम मानसून का उदय कहाँ से होता है दोस्तों? तो हिंद महासागर से होता है, जिसकी एक शाखा बंगाल की खाड़ी तरफ जाती है फर्स्ट शाखा, और दूसरी सेकेंड शाखा कहाँ जाती है दोस्तों? तो अरब सागर की ओर जाती है। फर्स्ट शाखा से जो बंगाल की खाड़ी की ओर जाती है, इससे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और उड़ीसा ये सब राज्यों में वर्षा की जाती है, जबकि अरब सागर वाली शाखा से कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र ये सब में वर्षा होती है दोस्तों। सबसे ज़्यादा वर्षा भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, जो 75 से लेकर 85% तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन या पोषक तत्व नवजात शिशु के मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के प्रमुख जन्म दोषों को रोकता है? तो फॉलिक अम्ल है दोस्तों। अगर फॉलिक अम्ल की कमी हो जाएगी तो रीढ़ की हड्डी कमज़ोर हो जाएगी एवं मस्तिष्क का विकास नहीं होगा। बहुत सारे विटामिन के कमी से बहुत सारे रोग होते हैं, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। विटामिन ई की कमी से नपुंसकता होती है दोस्तों। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है, जबकि विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है, विटामिन ए का रेटिनॉल है, विटामिन ई का टेकोफेरॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध डैश लोक नृत्य कलाकार डोमार सिंह कुंवर, जिन्होंने 5 दशकों से अधिक समय तक नृत्य की परंपरा को संरक्षित करने के लिए अपना जीवन समर्पित किया है, को पद्मश्री 2023 से सम्मानित किया गया। कहता है डोमार सिंह कुंवर ने 5 दशक, एक दशक में 10 साल यानी 5 दशक में 50 साल से किस नृत्य के परंपरा को संभाल के रखा है, जिसके लिए उन्हें 2023 में पद्मश्री अवार्ड दिया गया? तो नाट्य नाचा को। बाकी ये छत्तीसगढ़ के हैं, छत्तीसगढ़िया नृत्य है,
पंडवानी, राउत नाचा, सूबा, ये सब छत्तीसगढ़ का नृत्य है, इसलिए इसको याद रखेंगे। बाकी पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण और भारत रत्न, इन सभी का स्थापना दोस्तों 1954 में हो चुका है। वर्तमान करेंट अफेयर में मैं पिछले कई सेट में बता दिया हूँ, इसलिए उसको भी देखते चलें किनको किनको मिला है। 5 व्यक्तियों को मिला है, सबका बता दिया हूँ दोस्तों। निम्नलिखित में से किस संगीत निर्देशक ने वर्ष 2009 में ऑस्कर पुरस्कार जीता? तो AR रहमान को 2009 में ऑस्कर पुरस्कार मिला। ऑस्कर पुरस्कार जो है दोस्तों सिनेमा के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है। ऑस्कर पुरस्कार की स्थापना दोस्तों याद रखेंगे 1929 में हुआ था। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि पहला भारतीय जिन्हें ऑस्कर पुरस्कार मिला, तो याद रखेंगे कि भानु अथैया जी थे। भानु अथैया, इनको सबसे पहले ये ऐसे पहले व्यक्ति भारतीय थे जिन्हें ऑस्कर पुरस्कार दिया गया। ये कॉस्ट्यूम डिजाइनर हैं दोस्तों। रिचर्ड एटनबरो नामक एक निर्देशक थे, उनके द्वारा एक फिल्म बनाया गया था गांधी। और गांधी फिल्म में गांधी का जो है ड्रेस डिजाइन करने वाले यही थे, इसलिए इनको मिला था पहला ऑस्कर अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या का बहुआयामी गरीब प्रतिशत सबसे कम है? ये देखिए क्वेश्चन बिल्कुल सही दिया गया है। ऊपर में जो क्वेश्चन मिला था ये गरीब प्रतिशत ऐसे करके नहीं दिया था दोस्तों, आधा अधूरा क्वेश्चन था। यहाँ पे क्लियर क्वेश्चन दिया। तो सबसे गरीबी का सबसे कम प्रतिशत केरल में था, और जब चौथा पोजीशन पर मध्य प्रदेश था। और गरीबी से तेजी से उभरने वाला 2 राज्य यूपी और बिहार था। बाकी तो ऊपर के क्वेश्चन में डिस्क्रिप्शन किया ही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा त्यौहार छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के मिश्रित जो है संस्कृति को सामने लाता है? तो बस्तर गोचा, जो उड़ीसा के भी कुछ क्षेत्र में मनाया जाता है और छत्तीसगढ़ में भी मनाया जाता है। जबकि रथ यात्रा की बात करें तो उड़ीसा में केवल मनाया जाता है। पुरी में भगवान जगन्नाथ के सम्मान में रथ यात्रा निकाला जाता है। और माधवपुर मेला गुजरात में मनाया जाता है दोस्तों। ऐसा कहा जाता है कि रुक्मिणी जो भगवान कृष्ण की पत्नी बाद में बनी, वो उनके पिता रुक्मिणी के पिता भारत के पूर्वोत्तर राज्य के राजा हुआ करते थे। पूर्वोत्तर राज्य मतलब दोस्तों असम, मेघालय, त्रिपुरा, ये सब के राजा हुआ करते थे। और उनका भाई रुक्मिणी के भाई का नाम रुक्मी था। वे रुक्मिणी का शादी कहीं और किसी दूसरा राजा से कराना चाहते थे, जो रुक्मिणी को मंजूर नहीं था, और वो कृष्ण को मन में पति मान चुके थे। इसलिए कृष्ण भगवान को वो पत्र लिखे और कृष्ण भगवान वहाँ से रुक्मिणी को लेके और गुजरात के माधवपुर गांव में ही आके रहे, माधवपुर नामक जगह में। इसलिए उनके सम्मान में माधवपुर मेला का आयोजन किया जाता है। जबकि सूलिनी मेला हिमाचल प्रदेश में किया जाता है। माधवपुर गुजरात, सुलनी मेला हिमाचल प्रदेश, रथ यात्रा उड़ीसा, और बस्तर गोचा छत्तीसगढ़ उड़ीसा दोनों मिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कुचिपुड़ी की श्री साई नटराज अकादमी के संस्थापक कौन है? एक अकादमी है दोस्तों, उसका नाम है साई नटराज अकादमी। किसके लिए है दोस्तों? तो कुचिपुड़ी नृत्य सिखाता है। उसके संस्थापक सदस्य पी रमा देवी रहे। इसी के बारे में पूछा जाता है कि जो कुचिपुड़ी में प्रशिक्षण और उस शिक्षा प्रदान करती है कौन है? तो पी रमा देवी उस संस्थान के सदस्य हैं। कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है? आंध्र प्रदेश का है। बहुत सारे भारत में शास्त्रीय नृत्य की संख्या 8 है। अब वर्तमान में सबसे नया शास्त्रीय नृत्य असम का सतारिया है। कुछ नृत्य की अगर बात करें तो जैसे भरतनाट्यम तमिलनाडु में मनाया जाता है, मोहिनीअट्टम केरल में किया जाता है, कथकली केरल में किया जाता है, कथक उत्तर भारत में किया जाता है दोस्तों। तो ये कई सेट में मैं करवा चुका हूँ। भारत रक्षा अधिनियम कब लागू किया गया था? तो भारत रक्षा अधिनियम 1915 में लागू किया गया था दोस्तों। किस लिए? तो याद रखेंगे एक गदर पार्टी का स्थापना हुआ था 1913 में लाला हरदयाल के द्वारा। तो इसको दबाने के लिए 1915 में
भारत रक्षा अधिनियम लाया गया था। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि किसके द्वारा लाया गया था, तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। बसंत ऋतु के आगमन पर डैश गांव बागुरम्बा के मधुर गायन से झूम उठता है। बसंत ऋतु का जब आगमन होता है तो बोडो गांव जो होता है दोस्तों, वो बागुरम्बा के मधुर गायन से झूम उठता है, बोडो गांव। जबकि गारो खासी जयंतिया, ये पहाड़ और ये जनजाति किस राज्य की है? कमेंट कीजिएगा। तो इसको बहुत फेमस क्वेश्चन है, हर एक सेट में पूछा जाता है लगभग। गारो खासी जयंतिया, आप याद रखिएगा कि कार्बी जनजाति असम की है। ये थोड़ा हार्ड है, इसको याद रखिएगा। कार्बी असम की है और गारो खासी जयंतिया किस राज्य की पहाड़ियों का नाम है एवं वहाँ के जनजातियों का भी नाम है। तो फिर से मिलते हैं एक नए सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।